नमस्कार बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता साम एक किसान की मैं विशद व्याख्या करूंगा। सबसे पहले मैं कविता का वाचन और इसके बाद कविता के बारे में जो पुस्तक में लिखा गया है उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं शब्दार्थ सहित व्याख्या करूंगा, लेकिन आपको भी पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी सही अर्थ समझ में आएगा, सही भावार्थ को आप समझ पाएंगे। यदि आपने वीडियो ओपन की और 1 मिनट देखा और बंद कर दी तो फिर समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपको जैसे क्लास में आप 40 मिनट का समय देते हैं तो यहाँ कम से कम 15 और 20 मिनट का समय तो देना ही पड़ेगा, तभी आपको पाठ समझ में आता है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कविता वाचन का। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी हुई, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यह कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। कवि ने इस कविता के माध्यम से एक रूपक जो अलंकार होता है तो पूरी कविता को रूपक में बांधा है। किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल जो फूल हैं वो अंगीठी के समान है। पूर्व क्षितिज में घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती हुई आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है, स्थिर है, लेकिन अचानक मोर बोल उठता है मानो किसी ने आवाज दी हो, अजी सुनते हो? इसके बाद दृश्य बदल जाता है, दृश्य घटना में परिवर्तित हो जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। अब मैं इस कविता की आपको शब्दार्थ सहित विशद व्याख्या करूंगा। शाम एक किसान पाठ में जाड़ा शीत ऋतु यानी इसका वर्णन किया गया है। जब आप पूरी कविता को देखते हैं तो इसमें सर्दी की ऋतु का वर्णन है। दूसरा ग्रामीण परिवेश है। कौन सा परिवेश है? ग्रामीण। क्यों परिवेश है? क्योंकि इसमें कृषि प्रधान संस्कृति का उल्लेख है। कृषि का, खेती का, किसान की बात हुई है। प्राकृतिक दृश्य का चित्रण है। तो कवि ने क्या किया है कि किसान के रूप में एक ग्रामीण परिवेश में कृषि संस्कृति का उल्लेख करते हुए, वर्णन करते हुए प्राकृतिक दृश्य के साथ जोड़ करके रूपक बनाने की कोशिश की है। यानी अब किसान और उसका जो उसकी गतिविधि है वो यहाँ पर उपमेय हो जाता है, और प्राकृतिक दृश्य जो है वो उपमान का काम करता है, और उपमान का अभेद आरोप किसान के और उसकी दिनचर्या, उसके परिवेश पर है। तो आप अगर इन कविता की पंक्तियों को देखें तो किसान की तुलना पहाड़ से की गई है। किससे की गई है? पहाड़ से। ये तीसरी पंक्ति में आता है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यानी जो पहाड़ का जो प्राकृतिक दृश्य है, किसका दृश्य? पहाड़ का, उसकी तुलना किसान से की है कि शाम को किसान जब खेत में काम करके थक हार करके वापस लौटता है तो वो अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाता है। तो जिस प्रकार पहाड़ स्थिर है अभी, ऐसे ही किसान लौट करके थका हुआ वहां पर बैठा हुआ है। ग्रामीण परिवेश में लोग लंबी चादर का, एक पतली सी लंबी चादर का सिर पर पगड़ी बांधते हैं, जिसे साफा भी बोलते हैं। तो साफा की तुलना किससे की गई है? उस पहाड़ के ऊपर दिखाई देने वाले आकाश से। जैसे पहाड़ की ऊंची चोटी है और उसके ऊपर पीछे जो आकाश दिखाई देता है, नीले रंग का जो आकाश साफ स्वच्छ दिखाई देता है जाड़े के दिनों में, तो वो लगता है कि जैसे किसान ने अपने सिर पर पगड़ी बांध ली हो, साफा बांध लिया हो।
ग्रामीण क्षेत्र में थकने के बाद, दिन भर के काम के बाद हुक्का पीने या चिलम पीने की संस्कृति रही है। यह धूम्रपान के दायरे में आप मान भी सकते हैं, लेकिन ये एक व्यवहारिक प्रयोग में रहा है। तो वो चिलम जो हुक्का की तरह ही उसका आकार होता है, या आप देख सकते हैं आइसक्रीम की जो कोन होती है उसकी डिजाइन में होती है चिलम, जिसमें तंबाकू भर करके और उसमें आग वगैरह लगा करके उसको उसके धुएं को खींचा जाता है। तो चिलम की तुलना की है सूरज से। किस तरह से? सूरज से किस तरह से तुलना होगी कि पहाड़ के पीछे पश्चिम दिशा में जब सूर्य अस्त होने लगता है तो पहाड़ के पीछे सूर्य की जो लालिमा है, अस्त होते सूर्य की जो लालिमा है वो चिलम में के ऊपर रखी हुई आग जैसी दिखाई देती है। धुएं का दृश्य इसलिए आता है क्योंकि जब शाम घटने लगती है, शाम होने लगती है, तो धीरे धीरे धुंधलापन छाने लगता है। तो चिलम में जो आग है वो सूरज की जो लालिमा है, अस्त होते सूरज की लालिमा है, उससे तुलना की गई है। सर्दी का मौसम है, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो किसान क्या करता है, एक कोई चादर या जो कंबल है पतला, उसको अपने घुटनों में के ऊपर डाल लेता है। तो पहाड़ के पास से बहती हुई जो नदी है, कवि ने उसकी तुलना किसान ने जो अपने घुटनों पर चादर डाल रखी है उससे की हुई है। पलास के जंगल की अंगीठी, यहाँ पर पलास शब्द का जो उल्लेख हुआ है, पलास एक पेड़ है, एक पेड़ का नाम है, एक प्रकार का पेड़ है। इसमें सुर्ख लाल रंग के फूल, यानी बहुत ही चटक रंग होता है लाल, उस तरह के फूल निकलते हैं। सुगंध नहीं होती है, नीरस होता है, लेकिन लालिमा इसकी बड़ी ही आकर्षक होती है। और अगर पलास का जो जंगल है, यानी एक पेड़ नहीं, ढेर सारे पेड़ कहीं अगर पलास के लगे हुए हैं और उसमें लाल रंग के फूल खिले हैं, तो वो लगते हैं कि जैसे जलती हुई अंगीठी हो। क्योंकि सर्दी का मौसम है, किसान पास में अंगीठी जला लेता है और उसकी गर्माहट को धीरे धीरे महसूस करता है या उसकी ताप को लेता है। तो पलास के जो फूल हैं उसकी तुलना कवि ने किसान के पास जो अंगीठी रखी हुई है, अंगीठी का मतलब जिसमें कोयला आदि या लकड़ी आदि जला करके गर्मी ली जा सकती है, तो उसकी तुलना उन्होंने अंगीठी से की है। धीरे धीरे क्या होती है कि शाम गहराने लगती है, सूर्य अस्त होने लगता है, उसकी लालिमा कम होने लगती है। उसी प्रकार जैसे धीरे धीरे चिलम भी फीकी पड़ने लगती है, उसकी भी आग ठंडी पड़ने लगती है। तब क्या होता है, शाम का दृश्य बदलने लगता है, अंधेरा गहराने लगता है, धुंधलापन बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर उन्होंने उसकी तुलना, उस अंधकार की तुलना पूर्व दिशा में बैठी हुई भेड़ बकरी, भेड़ के झुंड यानी समूह से की है। यहाँ गल्ले शब्द का प्रयोग हुआ है, गल्ले का मीनिंग है झुंड। तो भेड़ किसान पशुपालक भी होता है, दोनों काम एक साथ चलते रहते हैं। तो किसान की जो भेड़ शाम को लौट करके आई हैं, वो उसने बाहर ही अभी बैठा दी हैं। तो वो पूर्व दिशा में बैठी हुई जो भेड़ है, वो धीरे धीरे उनका जो उजला रंग है वो काला पड़ने लगता है, क्योंकि शाम गहराने लगती है। तो कवि ने उस दृश्य की बड़ी ही सूक्ष्मता से कल्पना की है कि अंधेरा धीरे धीरे पूर्व दिशा से सभी दिशाओं की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अब उन भेड़ों को अंदर करना पड़ेगा, कहीं बाड़े में कैद करना पड़ेगा, बाहर खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अब जो एक शाम का दृश्य था वो घटना में परिवर्तित होने वाला है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी हो। तो ये जो दृश्य अब रात्रि में बदलने वाला है। किसान जब लौट करके जो आया हुआ है, किसान का परिवार भी खेती के कार्यों में सहयोग करता है। शाम को लौटने के बाद ही वो किसान की जो पत्नी है वो किचन में खाना बनाती है, रात्रि का भोजन तैयार करती है और भोजन तैयार होने के बाद अपनी पति को संबोधित करती है या कहती है कि सुनते हो। ये एक बिना नाम लिए पति को संबोधन करने का एक तरीका है, इसमें एक मर्यादा है, एक संस्कार होता है। तो कवि ने यहाँ पर मोर की जो आवाज है, शाम को के समय जब रात्रि होने लगती है तो पक्षी भी संकेत करते हैं, घोंसलों की ओर आ जाना, बसेरों की ओर आ जाना, और पक्षियों की जो कलरव है, चहचहाट है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। मोर भी लगभग रात्रि होने पर आवाज लगाता है और सोने के लिए चला जाता है।
तो मोर की आवाज उस किसान की पत्नी की आवाज के समान है कि उसने अपने पति को संबोधित किया कि अजी सुनते हो। ये पत्नी का संबोधन है। किस लिए? कि भोजन तैयार हो गया है, रात्रि का भोजन यानी जिसे हम कहते हैं डिनर तैयार हो गया है और आकर के खा लो। तो अब ये घटना बदल रही है। क्या होगा? जो वो किसान चिलम पी रहा था, वो चिलम की अग्नि समाप्त हो गई, आग कमजोर पड़ गई, यानी सूर्यास्त हो गया। उसने चिलम को औंधी कर दिया। औंधी माने होता है उलटना। चिलम को उसने उलट दिया, अर्थात उसकी आग समाप्त हो गई और प्रकृति में सूर्यास्त हो गया। पहाड़ के पीछे वो सूर्य की जो लालिमा थी वो समाप्त हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि जो धुआं है वो चारों तरफ फैल गया, यानी धुआं उठा, समाप्त हो गया। धुआं भी समाप्त होकर के पूरा गहरा गया और अंत क्या है? सूरज डूबा, यानी सूर्यास्त हो गया, रात्रि का आगमन हो गया, रात्रि आ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो आपने देखा इस कविता में कवि ने किस तरह से रूपक बांध करके एक किसान का चित्रण किया, साथ ही साथ प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया और शाम के समय की किस तरह से एक घटना, छोटी सी घटना रात्रि में तब्दील हो गई। शाम का जो दृश्य है रात्रि में तब्दील हो गया। इसका बड़ी ही बारीकी और सूक्ष्मता के साथ कवि ने चित्रण किया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता शाम एक किसान की मैं विशद व्याख्या करूंगा। सबसे पहले मैं कविता का वाचन और इसके बाद कविता के बारे में जो पुस्तक में लिखा गया है उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं शब्दार्थ सहित व्याख्या करूंगा। लेकिन आपको भी पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी सही अर्थ समझ में आएगा, सही भावार्थ को आप समझ पाएंगे। यदि आपने वीडियो ओपन की और 1 मिनट देखा और बंद कर दी तो फिर समझ में नहीं आती है। क्योंकि आपको जैसे क्लास में आप 40 मिनट का समय देते हैं तो यहाँ कम से कम 15 और 20 मिनट का समय तो देना ही पड़ेगा, तभी आपको पाठ समझ में आता है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कविता वाचन का। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी हुई, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यह कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। कवि ने इस कविता के माध्यम से एक रूपक जो अलंकार होता है तो पूरी कविता को रूपक में बांधा है। किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल जो फूल हैं वो अंगीठी के समान है। पूर्व क्षितिज में घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती हुई आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है, स्थिर है। लेकिन अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज दी हो, अजी सुनते हो? इसके बाद दृश्य बदल जाता है, दृश्य घटना में परिवर्तित हो जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। अब मैं इस कविता की आपको शब्दार्थ सहित विशद व्याख्या करूंगा।